हेलो हेलो हेलो, आवाज सही आ रही है? चलिए, हाँ जी, तो स्टार्ट करें हम। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी आर साइंस क्लासेस। मैं दीपिका परमार। चलिए स्टार्ट करें अपने आज के लेक्चर को। हाँ जी, तो पुराने लेक्चर में हम क्या डिस्कस कर रहे थे? इम्प्लांटेशन ऑलमोस्ट हम कंप्लीट कर चुके थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट लास्ट एंड सेकेंड टॉपिक, जो है पार्चुएशन एंड लास्ट लैक्टेशन। उसके बाद हमारा कंप्लीट टॉपिक खत्म, मतलब चैप्टर खत्म, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन यूनिट का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। फिर उसके बाद हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे अपनी, है ना, सेकेंड। चलिए स्टार्ट करें हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, तो इससे पहले आप लोगों ने लेक्चर में क्या देखा था? इम्प्लांटेशन। क्या देखा था? इम्प्लांट, ओके, एल है टेशन। क्या देखा था? इम्प्लांटेशन। सो इम्प्लांटेशन बेसिकली क्या है? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम की लेयर पे अटैच हो जाना, दैट इज इम्प्लांटेशन। ठीक है, जब तक ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा या ब्लास्टुला नहीं बनेगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगी। मतलब अभी तक हम जो समझ रहे थे जाइगोट इम्प्लांट होता है, तो ये बिल्कुल नहीं होता है। जाइगोट बनने के बाद, जैसे मान लीजिए ये था क्या आपका जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद इसमें फर्स्ट क्या होगा? क्लीवेज होगा, है ना? क्या होगा? क्लीवेज होगा, जिसमें टाइम लगेगा मैक्सिमम 30 आवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे ग्रुपिंग हो जाएगी सेल की, सेल का ग्रुप बन जाएगा, और लगभग इसमें 8 to 16 सेल्स होंगी। कितनी होंगी? 8 to 16 सेल्स होंगी यहाँ पे। सो दिस कॉल्ड इज मोरुला। ओके, मोरुला। देन उसके बाद मोरुला के बाद यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, सेल अरेंज होकर के आउटर कवरिंग बनाएंगी, जैसे हम क्या बोलते हैं? ट्रोफोब्लास्ट। क्या बोल रहे थे? ट्रोफोब्लास्ट। क्लियर है? और इनर साइड में ये सेल का ग्रुप इस टाइप से कैविटी बना रहा था साइड में हो करके, और ये जो सेल का ग्रुप है इसे हमने क्या बोला था? एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्या? एम्ब्रियोनिक डिस्क। क्लियर है? और ये खाली कैविटी थी। ठीक है, और इसको हम क्या बोल रहे थे? पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट। क्या है ये? ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला। तो यही जाकर के एंडोमेट्रियम की लेयर पे क्या होगा? इम्प्लांट होगा। ठीक है, जब तक ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा तब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा। इसका मतलब इम्प्लांटेशन के लिए जरूरी क्या है? ब्लास्टोसिस्ट बन जाए। ठीक है, ये क्या थी आपकी? जेडपी मींस जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा जाइगोट से चलती आएगी, कहां तक चलेगी? ब्लास्टोसिस्ट तक चलेगी। अब इम्प्लांटेशन करने के लिए जोना पेलुसिडा को इससे दूर करना पड़ेगा, इसे जुदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो जोना पेलुसिडा की लेयर फर्दर यहाँ पे ब्रेक होगी, और इनर मतलब जोना पेलुसिडा बाहर होकर के ट्रोफोब्लास्ट और इनर डिस्क, जिसे हम एम्ब्रियोनिक डिस्क बोल रहे थे, वो जाकर के अटैच हो जाएगा कहाँ? एंडोमेट्रियम की लेयर पर, यहाँ पर। ठीक है, और अब हम इसे क्या बोल रहे थे? डेसिडुआ। किसे? एंडोमेट्रियम की लेयर को। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा तो ये क्या बन गई? अब डेसिडुआ बन गई। और इसे पूरा कंप्लीट होने में लगभग कितना टाइम लगेगा? 1 वीक। कितना टाइम लगेगा? 1 वीक। और अब आप बोल देंगे कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। प्रेगनेंसी हो चुकी है। ठीक है, तो जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होगा प्रेगनेंसी नहीं होगी। और प्रेगनेंसी होने के लिए रिलेशनशिप के कम से कम 7 डेज बाद, मतलब 1 वीक के बाद ही प्रेगनेंसी होगी। तो अगर कोई भी फीमेल रिलेशनशिप में आती है और नेक्स्ट डे मतलब टुमारो अगर वो चेक करती है, टेस्ट करती है, तो उसका टेस्ट कैसा आएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। सो पॉजिटिव कब आएगा? आफ्टर 7 डेज, मतलब 1 वीक। ठीक है, अब 1 वीक के बाद ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा था? तो ये यहाँ पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, यहाँ पे जो बना है क्या? ट्रोफोब्लास्ट। ये एक हॉर्मोन्स निकालेगा, जिसे हम क्या बोल रहे थे? HCG। क्या? HCG। ठीक है, HCG जैसी निकालेगा कौन? ट्रोफोब्लास्ट। ध्यान से समझेंगे, इम्प्लांटेशन किसका हुआ है? ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस्ट का। और ब्लास्टोसिस्ट में क्या प्रेजेंट है? ट्रोफोब्लास्ट। ठीक है,
जैसे इम्प्लांटेशन होगा सो ये जो ब्लास्टुला है इसका ट्रोपोब्लास्ट एक हार्मोन सिक्रीट करेगा जो कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड में भी आ जाएगा और यूरिन में भी आएगा। उसका नाम है HCG। क्या नाम है? HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन। याद रखेंगे क्या नाम है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी में ही निकलेगा, मतलब फीमेल बॉडी में कब स्टार्ट होगा या सिक्रीट होगा? प्रेगनेंसी के बाद। ठीक है। सो टेस्ट में किसका टेस्ट करेंगे हम? इस हार्मोन का। किसका? HCG का। जो कहाँ होगा? यूरिन में होगा एंड ब्लड में होगा। ठीक है। तो ये टेस्ट मतलब प्रेगनेंसी का टेस्ट हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ यूरिन या ब्लड। ब्लड से भी हम टेस्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी का एंड यूरिन में से भी, क्योंकि यूरिन एंड ब्लड दोनों में ही HCG आ जाएगा। और HCG कौन बनाएगा? ट्रोपोब्लास्ट बनाएगा। क्लियर है? इतनी कहानी आपको समझ में आ गई थी? नेक्स्ट क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। चलिए आगे चले हम। एक मिनट। ओके, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई थी। इम्प्लांटेशन हो गया है। अब प्रेगनेंसी की बात हमें करना है आज एंड लास्ट हम पार्चुएशन करके लैक्टेशन कर देंगे, है ना। प्रेगनेंसी हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर प्रेगनेंसी कितने डेज की होगी? 280 डेज। कितना? 280 डेज। अगर मंथ की बात करें तो 9 मंथ। ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये टाइम पीरियड इंटरवल अलग अलग हो सकता है। यही हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट में होती है 2 ईयर्स। कितना? 2 ईयर्स। याद रखेंगे। ह्यूमंस के अंदर 9 मंथ, एलिफेंट के अंदर 2 ईयर्स। जैसे मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और प्रेगनेंसी का जो इंटरवल है, टाइम पीरियड है, वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमें क्या याद रखना है ह्यूमन बींग्स का, कि ह्यूमंस के अंदर प्रेगनेंसी का टाइमिंग क्या है? 9 मंथ है। और डेज में अगर बात करें तो 28 डेज। तो इन 9 मंथ को हमने 3 ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड किया है। कितने? 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, एंड लास्ट इज थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके। तो ये 3 ट्राइमेस्टर है प्रेगनेंसी के। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने मंथ होते हैं? 1, 2 एंड 3 मंथ। ठीक है। तो पहले से लेके जो तीसरे मंथ तक की कहानी होती है वो आती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। और सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है जब 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं प्रेगनेंसी को, मतलब 4th मंथ स्टार्ट होता है अप टू 6th मंथ। ठीक है। 4 से 6th मंथ होता है आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड इज लास्ट होता है आपका थर्ड ट्राइमेस्टर, जो होता है 6 मंथ के खत्म होने के बाद, मतलब 7 से 8 एंड 9 मंथ तक। ठीक है। ये क्या है? मंथ है। ओके। तो ये आपके जो ट्राइमेस्टर है इन 3 मंथ्स में डिवाइड है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 to 3 मंथ होंगे एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 to 6 मंथ तक की कहानी होगी एंड थर्ड इज लास्ट ट्राइमेस्टर जिसमें 7 to 9 मंथ होगा एंड देन 9 मंथ के बाद क्या हो जाएगी? डिलीवरी हो जाएगी, मीन पार्चुएशन हो जाएगा। कंप्लीट कहानी। ठीक है। तो ये पूरा इंटरवल कितने डेज का है? 280 डेज का। आपको याद रखना है 280 डेज। ठीक है। और इम्प्लांटेशन के बाद की कहानी को अगर हम काउंट करें तो 260 डेज आप इसको काउंट कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है क्या? 280 डेज, मतलब पूरा प्रेगनेंसी का टाइम इंटरवल कितना है? 280 डेज का। ठीक है। अब हम बात करें इसमें सबसे बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड या रिस्क वाला कौन सा ट्राइमेस्टर होता है? तो ऑलरेडी सारे ट्राइमेस्टर ही रिस्क मतलब बोल सकते हैं केयरफुल वाले हैं, मतलब आपको केयरफुल होकर के रहना है। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट की बात करें तो वो होता है आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बाय बिकॉज ये वो टाइम पीरियड है जहां पर क्या इन 3 मंथ में पूरा एम्ब्रियो का सभी ऑर्गन्स डेवलप हो जाता है, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस पूरी कंप्लीट हो जाती है। कब? थर्ड ट्राइमेस्टर, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब थर्ड मंथ के अप्रोक्सीमेट सारे ऑर्गन्स बन जाते हैं ऑलमोस्ट। बचे कुछ बहुत रेयर बचते हैं जो सेकेंड एंड थर्ड में हो जाते हैं, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैक्सिमम डेवलपमेंट हो रहा है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ज्यादा एक्स्ट्रा केयरफुल होकर के रहना है। वैसे तो हर जगह एक्स्ट्रा केयरफुल होना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है हर चीजों का, क्योंकि इस टाइम इंटरवल में मिसकैरेज होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
क्योंकि यहीं पर क्या हो रहा है, इम्प्लांटेशन हो रहा है, यहीं पर ग्रोथ हो रही है, ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए, सो अगर हम बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इसमें क्या है, 1 मंथ एक है, दूसरा है और तीसरा, ये 3 मंथ की कहानी है। और इन तीनों मंथ में ही क्या हो जाएगा, ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर से स्टार्ट होगी थर्ड ट्राइमेस्टर तक की कहानी, जो सिर्फ किस पर डिपेंड करेगी, डेवलपमेंट पर। किस पर, क्लियर है। मतलब यहाँ सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में कहानी सिर्फ कितनी बच जाती है, डेवलपमेंट की, मतलब कंप्लीट एम्ब्रियो ऑलमोस्ट बन चुका है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अब वो एम्ब्रियो धीरे 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 करके ग्रो करेगा और अप टू 9 मंथ मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर तक ये कहानी चलेगी। देन उसके बाद क्या हो जाएगा, पार्चुएशन हो जाएगा, ठीक है। ये कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को नहीं, चले आगे। चलिए, अब आपको एक कहानी याद रखनी है, यहाँ पर जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा, क्या, जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया है ना। एम्ब्रियो फॉर्मेशन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे कुछ नए नए हॉर्मोन्स बनेंगे, ओके, मतलब जो प्रेगनेंसी में सिर्फ बनते हैं और नॉर्मली नहीं होते एक फीमेल के अंदर। तो वो हॉर्मोन्स कौन कौन से हम ये डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कुछ हॉर्मोन्स जो प्रेगनेंसी के टाइम बन रहे हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें कंट्रोल करेगी आपकी ओवरी। क्या करेगी, ओवरी, मतलब 1 से 3rd मंथ तक ओवरी ही आपकी सारी जिम्मेदारी निभाएगी, मतलब एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इन हार्मोन्स को कौन बैलेंस कर रहा है, ओवरी बैलेंस कर रही है। और कंप्लीट फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक कौन बैलेंस करेगा, ओवरी ही बैलेंस करेगी। लेकिन जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, तो धीरे धीरे इस एम्ब्रियो को फीमेल से मतलब मदर से कनेक्ट करने के लिए एक टिश्यू भी डेवलप होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा बेसिकली क्या है, ये कनेक्टिव लिंक है जो एम्ब्रियो को मदर से कनेक्ट करके रखती है और नरिशमेंट देती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है। तो इनिशियली ये जिम्मेदारी अभी प्लेसेंटा की नहीं है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हार्मोन्स इम्बैलेंस जो भी है सब कुछ कंट्रोल कौन करेगा, ओवरी करेगी। लेकिन जैसे ही सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होगा तो ये जिम्मेदारी ट्रांसफर कर दी जाएगी। जैसा ऐसा होता है ना कि एक महिला जो घर की सभी जिम्मेदारियों को निभा रही है, लेकिन एक टाइम पीरियड वो होता है जिसमें वो अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे देती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए उसके बेटे की शादी हो गई, मतलब उसकी बहू आ गई है ना, तो वो जितनी भी जिम्मेदारी उसकी थी जो वो देख रही थी, संभाल रही थी, अब वो किसको दे देगी, अपनी बहू को दे देगी। कुछ गड़बड़ा रहा है शायद क्वालिटी में, कैमरे में कुछ तो भी है अजीब। ओके, चलिए थोड़ा सा आपको देख वो करना पड़ेगा मैनेज। आई थिंक ये मौसम ऐसा हो रहा है ना, इसकी वजह से उसमें वेपर बन गया है ग्लास में, है ना, इसलिए स्मोकी स्मोकी दिख रहा है थोड़ा। कुछ टाइम क्या ठीक हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिख रही है ना सारी चीजें, ओके। चलिए, हाँ जी, तो हम क्या बात कर रहे थे, सेकेंड ट्राइमेस्टर में डेवलप हो जाएगा प्लेसेंटा, जो कि कनेक्टिव लिंक है, एम्ब्रियो को मदर से कनेक्ट करके रखेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा, और जो भी हार्मोन्स कंट्रोल है वो अब काम कितना हो जाएगा, प्लेसेंटा का। मतलब ऐसा मानिए आप अभी ओवरी है, ओवरी की बहू मतलब प्लेसेंटा, ये आ गई है, तो अपनी जिम्मेदारी किसको दे देगा, प्लेसेंटा को दे देगा, ठीक है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर से थर्ड ट्राइमेस्टर की सभी जिम्मेदारी कौन कंट्रोल करेगा, ये प्लेसेंटा कंट्रोल करेगा, ओके, समझ गए। सो प्लेसेंटा एक क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का एक साधन है एम्ब्रियो को, साथ ही साथ ये नए कुछ हार्मोन्स कंट्रोल करेगा या फिर नए कुछ हार्मोन्स बनाएगा, जिन्हें हम क्या, जिन्हें प्रेगनेंसी हार्मोन्स बोलते हैं। प्लेसेंटा ये हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा कुछ, एक मिनट, कौन कौन से हैं वो हार्मोन्स, फर्स्ट एस्ट्रोजन ही रहेगा जो कि नॉर्मल भी रहेगा, सेकेंड प्रोजेस्टेरोन, ये तो पहले भी थे, है ना, इनमें कुछ नया नहीं है। लेकिन थर्ड हार्मोन्स मिलेगा जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही मिलेगा, जैसे हम बोलेंगे HCG, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक
गोनेडोट्रोपिन, क्लियर है। एंड एक और हार्मोन्स रहेगा जिसे हम बोलेंगे HPL, जो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन। क्लियर है। एंड एक और हार्मोन्स होगा जिसका नाम है रिलैक्सिन, ठीक है। तो ये सभी हार्मोन्स कंट्रोल होंगे किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। एंड ये एम्ब्रियो को या फिटस को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा। क्या? तो ये एक न्यूट्रिएंट्स टिश्यू है। कैसा टिश्यू है प्लेसेंटा? प्लेसेंटा एक टिश्यू है, याद रखना है। क्या है? प्लेसेंटा एक टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा, मतलब ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड भी प्लेसेंटा के थ्रू होगा। एंड ये जो हार्मोन्स हैं इनको भी बैलेंस करके रखेगा या बना के रखेगा, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम होते हैं, ठीक है। कौन है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन नॉर्मली भी होंगे, लेकिन प्रेगनेंसी हार्मोन कौन से हैं इनमें से? HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलीज होगा, ठीक है। तभी तो टेस्ट में पता चलेगा कि एक फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि उसकी बॉडी में क्या HCG आ गया है, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स आ गया है। तो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है, मे बी क्वालिटी में है ना, क्या कर सकते हैं हम इसे। मिनट, थोड़ा सा एक वक्त दीजिए मुझे, कुछ तो भी करूं अगर हो सकता है तो, है ना। अगर मैं कैमरा ऑफ कर दूंगी तो आई थिंक सब कुछ ऑफ हो जाएगा, है ना। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे ध्यान दूंगी। अभी हमने एक लेक्चर खत्म करना है, जल्दी से देखते हैं हम, ठीक है। ओके, तो क्या बात थे? HCG जो कि सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही बनेगा फीमेल के अंदर, जो क्या करेगा टेस्ट में, इसी से पता चलेगा कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। दूसरा जो नया आपको मिला है HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन हार्मोन्स। ये कौन सा हार्मोन्स है? जो प्रेगनेंसी के टाइम पे रिलीज होगा और क्या ब्रेस्ट को ग्रो करेगा। एक तो फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी बॉडी में कई सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। बॉडी अजीब सी फ्लक्चुएट होती है, ग्रो करती है। इन दिस केस उसका ब्रेस्ट भी ग्रो करेगा। वाई? क्योंकि उसे आफ्टर प्रेगनेंसी पार्चुएशन के बाद अपने बेबी को नरिशमेंट के लिए, ग्रो करने के लिए क्या फीडिंग करानी है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है। इसीलिए उसके ब्रेस्ट भी क्या होंगे, धीरे धीरे प्रेगनेंसी के इंटरवल में ग्रो करेंगे। तो प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स ब्रेस्ट को ग्रो करवा रहा है, ग्रोथ कर रहा है मेमेरियन ग्लैंड की, वो हार्मोन्स क्या है याद रखना है आपको। मेमेरी ग्लैंड को ग्रो कौन करवा रहा है? HPL, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टेशन। एक मिनट, इतनी कहानी आपको समझ में आई? हेलो, हाँ जी, इतनी कहानी आपको समझ में आई? आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो, हाँ, कहानी समझ में आ गई ना ये इधर तक? ओके। एंड रिलैक्सिंग, क्योंकि पार्चुएशन के टाइम पे कॉन्ट्रेक्शन में या बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा। ये हार्मोन्स है, आपको याद रखना है इनका वर्क। अब चलिए नेक्स्ट क्लास में हम ऑलरेडी क्या डिस्कस, ये हार्मोन्स हैं जो आपको याद रखने, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे आएंगे। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन कांस्टेंट है, मतलब प्रेगनेंसी में भी रहेंगे, और प्रेगनेंसी जब नहीं होगी तो उस टाइम पे भी ये दोनों हार्मोन्स रहेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज HCG, HPL एंड रिलैक्सिन हार्मोन्स, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर ही होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करें किसकी? इम्प्लांटेशन, सॉरी, प्रेगनेंसी हो गई है, इम्प्लांटेशन हो गया है ना, सब कुछ हो गया है। अब आपको क्या करवाना है? देखिए हम क्या देख रहे हैं, प्लेसेंटा की हमने क्या कहानी देखी, कंट्रोल तो समझ गए, हार्मोनल कंट्रोल का भी मेन काम है। न्यूट्रिएंट्स कैसे प्रोवाइड करेगा? तो ऐसे मान लीजिए ये क्या है, एम्ब्रियो है, और ये हो गई प्लेसेंटा, और ये हो गया मैटरनल ब्लड, मतलब मम्मी का ब्लड, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमें सारा न्यूट्रिशन, गैसेस, सब कुछ, इम्यूनिटी, सब कुछ प्रोवाइड करना है इस एम्ब्रियो तक, ठीक है। सो प्लेसेंटा क्या है? ये कनेक्टिव लिंक है जो एम्ब्रियो को मदर से, मतलब मैटरनल ब्लड से कनेक्ट करेगा, ठीक है।
याद रखना है, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे मैटरनल ब्लड कौन सा है, ये रहा मदर का ब्लड, ठीक है। और ये हो गया आपका एम्ब्रियो, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो है प्लेसेंटा से कनेक्ट होगा एक थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस टाइप से टिश्यू होगा या फिर कॉर्ड होगी, इसे बोलेंगे हम एम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलेंगे, एम्बिलिकल कॉर्ड। एक मिनट, ठीक है। ये कॉर्ड क्या है, एम्ब्रियो या फिटस को कनेक्ट करके रखती है प्लेसेंटा से, ताकि ये मदर से इजीली न्यूट्रिएंट्स ले सके, ठीक है। इस एम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये जो एम्ब्रियो है, इसके ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं, जो क्या करती हैं, ब्लड को ट्रांसफर करती है यहाँ से वहां, ठीक है। अब इजीली देखिए, ये मदर का ब्लड है, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन भी इसी के थ्रू जाएगा, ग्लूकोज भी इसी के थ्रू जाएगा, एंटीबॉडीज भी इसी के थ्रू जाएंगी, और जो एंटीबॉडीज जाएगी प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसे हम क्या बोल रहे थे, HGG, क्या बोल रहे थे, HGG, याद रखेंगे। ये जो बनी बनाई एंटीबॉडी मदर से मिल रही है एम्ब्रियो को प्रेगनेंसी के टाइम पर, उसका नाम क्या है, HGG। और क्योंकि बनी बनाई से बनाना नहीं पड़ रहा है, इसे मतलब आर्टिफिशियली बनी बनाई मिल रही है कंप्लीट, तो इसे हम बोलेंगे पैसिव एंटीबॉडीज। क्या बोलेंगे, पैसिव एंटीबॉडीज, याद रखेंगे, ठीक है। एक एंटीबॉडीज आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर मिल गई मम्मी से, जिसको हम बोल रहे हैं HGG। ये किसके थ्रू मिल रही है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से एब्जॉर्ब करेगा और एम्ब्रियो के ब्लड में बाय द हेल्प ऑफ एम्बिलिकल कॉर्ड में डाल देगा, और ये किसके पास, एम्ब्रियो तक लेके जाएगी। तो यहाँ मदर का ब्लड एम्ब्रियो से नहीं मिक्स होगा। क्या यहाँ से ब्लड ट्रांसफर हो रहा है क्या प्लेसेंटा में, नो। ब्लड से ओनली न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफर हो रहे हैं, गैसेस ट्रांसफर हो रही हैं, एंटीबॉडीज ट्रांसफर हो रही हैं, लेकिन कंप्लीट ब्लड ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसलिए मदर का ब्लड कभी एम्ब्रियो के ब्लड से नहीं मिलेगा, मतलब एम्ब्रियो मदर के ब्लड से नहीं बन रहा है, ना ही मिक्स हो रहा है। अगर मिक्स हो भी गया गलती से तो दिक्कत हो जाएगी, है ना, दोनों को। चलिए, याद रखना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे 100% इतना इतना किसका ब्लड है, ये एम्ब्रियो का ब्लड है, ओके। एम्ब्रियो ब्लड है, मदर ब्लड नहीं मिक्स हो रहा है, मैटरनल ब्लड सेपरेट है, एम्ब्रियो ब्लड सेपरेट है। तो दूसरा काम क्या है प्लेसेंटा का, बैरियर बनाना, मतलब मदर मैटरनल ब्लड को पैटर्नल ब्लड से अलग रखने का काम है, ठीक है। ये इन्हें मिक्स नहीं करेगा, ओके। चलिए, ये हो गई आपकी इंपॉर्टेंट कहानी। अब मान लीजिए आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्या, कहाँ पे थे हम लोग, इम्प्लांटेशन में भी हमने सारा डिस्कस कर लिया था, इसको हटाइए। हाँ जी, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। हाँ जी, इम्प्लांटेशन समझ में आ गया था सबको। इम्प्लांटेशन कब होगा, जब ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला जैसे ही बनेगा तो ये रिपर्च हो जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, एंड जोना पैलिफिदा अलग हो जाएगी, और ब्लास्टोसिल डायरेक्ट किसमें, एंडोमेट्रियम में जाके धस जाएगी। दैट इज इम्प्लांटेशन। अब स्टार्ट हो चुकी है आपकी प्रेगनेंसी। क्या स्टार्ट हो चुकी है, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। प्रेगनेंसी का इंटरवल कितना था, ये भी हम डिस्कस कर चुके थे, 280 डेज का, मतलब 9 मंथ का, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट पीरियड था प्रेगनेंसी का। अब प्रेगनेंसी में ये स्टेजेस भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, 3 स्टेजेस है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितने, फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ तक का होगा, मतलब यहाँ 4 वीक, फिर 5 से 8 वीक, 9 से 13 वीक रहेंगे, फिर यहाँ पे 14 से 17 वीक, 18 से 21 वीक, 22 से 26 वीक, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो 7 मंथ से 9 मंथ तक स्टार्ट होगा। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए, अब हार्मोन्स कौन कौन से थे जो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बने थे, वो है आपके कौन से, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, HPL मतलब ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, सॉरी लैक्टेशन बोल रहे थे, लैक्टोजन है, एंड रिलैक्सिंग हार्मोन है, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पर बनेंगे। सो आफ्टर इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो गया मतलब प्रेगनेंसी हो गई है, द एम्ब्रियो डेवलप एंड प्लेसेंटा फॉर्म्ड विच हेल्प इन न्यूट्रिएंट्स एंड गैस एक्सचेंज, ठीक है। प्लेसेंटा क्या करेगी, एक्सचेंज ऑफ गैस, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स बनाएगी कुछ, फिर इसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद बिटवीन मदर एंड फीटस, एंड मदर एंड फीटस के को मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सारी चीजें प्रोवाइड करेगी, बैरियर का काम करेगी, ठीक है। द मदर्स बॉडी अंडरगो हार्मोनल चेंजेस टू सपोर्ट प्रेगनेंसी, मदर की बॉडी इंटरनल पिट्यूटरी एंड एक्सटर्नल दोनों ही पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन्स बनाएगी जो क्या प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेंगे। द फिटस ग्रोज इनसाइड द एमनियोटिक शेक filled with amniotic fluid which
प्रोटेक्टेड, ठीक है। जब एक एम्ब्रियो डेवलप होता है ना मदर के वूम में, मतलब यूट्रस में, तो उस केस में क्या होता है, एक झिल्ली होती है, क्या होती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ठीक है। इस लेयर के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड या एमनियोटिक द्रव्य इसे बोलते हैं, जो क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये एमनियोटिक फ्लूइड जिसके अंदर है उसे हम बोल रहे हैं इस पॉलीथीन को, इस पाउच को बोल रहे हैं एमनियोटिक सेक, जिसके अंदर बैठा है एम्ब्रियो, ताकि किसी भी प्रकार के बोल सकते हैं ब्रेक्स या फिर धचके या किसी भी चीज की इस टाइप की कोई भी चीज लग ना सके। हाँ, तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है ना। चलिए, मे भी हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है। हाँ जी, ओके। सो ये एमनियोटिक सेक होगी कहानी। द यूट्रस टू अकोमोडेट गोइंग टू फिटस। चलिए, कहानी खत्म हो चुकी है हमारी। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब हम बात करेंगे पार्चुएशन। क्या है पार्चुएशन? पार्चुएशन इज द प्रोसेस जिसमें कंप्लीट एम्ब्रियो मदर के यूट्रस से बाहर आएगा, मतलब फुली फॉर्म्ड ये हो चुका है, अब पार्चुएशन होगा। सो पार्चुएशन क्या है? एम्ब्रियो को यूट्रस से बाहर निकालना। सिर्फ इतना नहीं है, उसे बाहर निकालने के बाद प्लेसेंटा इन सबको भी रिमूव करने का कंप्लीट प्रोसेस ही क्या है, पार्चुएशन है, डिलीवरी है। तो पार्चुएशन इज अ डिलीवरी बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं? ओह सॉरी, डिलीवरी। क्या है? डिलीवरी है, ठीक है। और डिलीवरी कब होगी? आफ्टर 9 मंथ। 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अलग अलग महिला के अंदर ये अलग अलग हो सकता है, फ्लक्चुएट भी होता है, लेकिन हम रेयर आइडियल की बात कर रहे हैं। डिलीवरी क्या है? कंप्लीट फुल्ली फॉर्म्ड फिटस का फीमेल बॉडी से इजेक्ट करना। इजेक्शन का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है? इजेक्शन ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड फिटस, ठीक है। फुल्ली फॉर्म्ड फिटस, इजेक्शन ऑफ फुल्ली फॉर्म्ड फिटस इज कॉल्ड एज पार्चुएशन या डिलीवरी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा डिलीवरी होने वाली है? तो ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा। फर्स्ट इज प्लेसेंटा एंड सेकेंड इज फुल्ली फॉर्म्ड फिटस। क्लियर है? ये दो क्या करेंगे, पार्चुएशन जब होने वाला होगा उस टाइम पे सिग्नल देंगे बॉडी को, और जैसे ही प्लेसेंटा और फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो या फिटस सिग्नल देगा, तो क्या होगा, आपका मतलब फीमेल का यूटरस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, फीमेल की इंटीरियर पिट्यूटरी क्या ऑक्सीटोसिन को बनाना स्टार्ट कर देगी। क्या बनाएगी? ऑक्सीटोसिन, ठीक है। जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन और भी ज्यादा होता जाएगा। कॉन्ट्रैक्शन जैसे जैसे ज्यादा होगा, ऑक्सीटोसिन वैसे वैसे अपना लेवल को इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब क्या होना है, पार्चुएशन होना है, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और बॉडी में क्या, एक्सट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, जबकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाएगा। लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ये दोनों क्या है, डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करेंगे। जब पार्चुएशन होने वाला होगा तो ऑक्सीटोसिन तो बढ़ेगा, साथ ही साथ में फीमेल बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा, लेकिन प्रोजेस्टेरोन डाउन होगा, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन। यहाँ हमें प्रेगनेंसी अब स्टॉप करनी है बिकॉज पार्चुएशन हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या होगा, कम होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपको याद रखना है क्या, प्रोजेस्टेरोन का लेवल डाउन होगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। और जैसे ऑक्सीटोसिन बढ़ता जाएगा, फीमेल बॉडी की यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करती जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायलेशन हो जाएगा, ठीक है। जो वजाइना है या फिर बोल सकते हैं जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाएगी, और एम्ब्रियो या फिटस बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लेसेंटा को भी रिमूव कर देंगे, जिसमें लगभग टाइम लगेगा 10 से 15 या 20 मिनट का टाइम लगेगा, और दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली पार्चुएशन। समझ गए आप पार्चुएशन क्या है? हटा दे से, ओके। चलिए, ये नोट करना है आपको, क्या लिखा हुआ है, पार्चुएशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू द फुल्ली डेवलप्ड बेबी, ठीक है। क्या है? एक प्रोसेस है किसके जन्म की, फुल्ली डेवलप्ड बेबी के जन्म की, जिसे हम डिलीवरी ऑफ द फिटस कहते हैं, ठीक है। इट अकर एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी का एंड है, अराउंड 20
280 डेज का और 9 मंथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये गर्भ अवस्था के अंत में होता है, मतलब जैसे थर्ड ट्राइमेस्टर का एंड होता है उस टाइम पर कभी भी पार्चुएशन हो सकता है। निषेचन के लगभग 28 डेज। चलो ये तो हो गई कहानी। ओके, द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट hypothetically under the influence of the hormones oxytocin release। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता जाएगा और यूट्रस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती जाएगी, जिसकी वजह से फीमेल को पेन होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, ओके, फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि कहां से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होगा कौन, ऑक्सीटोसिन। दिस कंट्रैक्शन हेल्प इन पुशिंग द बेबी आउट थ्रू द बर्थ कैनाल। ठीक है, अब ये जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो क्यों हो रहा है, क्या मजा आ रहा है, नहीं, कॉन्ट्रैक्शन जब होगा एक फीमेल को पार्चुएशन के टाइम पीरियड में तो उसे बहुत ज्यादा पेन फील होगा, बहुत खतरनाक एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा। सुना ही होगा डिलीवरी के टाइम पे कितना खतरनाक पेन होता है फीमेल को, तो एक्सट्रीम लेवल का पेन होगा उस केस में। अब वो पेन क्यों हो रहा है, ताकि यूट्रस क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन की हेल्प से जो बेबी है वो बाहर आए, उसे पुश करे, वो धक्का मारे, जिसकी वजह से वो कहाँ जाए, बर्थ कैनाल में, और जैसे ही वो बर्थ कैनाल में आएगा तो पकड़ के उसे हम खींच लेंगे। ओके, पकड़िए, देखिए ये दिख रहा है आपको डायग्राम में क्या हो रहा है, यहाँ से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ये जो फिटस है, डेवलप बेबी है, ये बाहर आएगा, उसको धक्का पड़ेगा जिसकी वजह से ये यहाँ से बाहर आ जाएगा, फिर इसको निकाल लिया जाएगा। ठीक है, हाँ, सो द सर्विक्स डायलेट टू अलाउ पेसिव ऑफ द बेबी, मतलब सर्विक्स क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, अपने साइज को इंक्रीज कर देगी जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो सर्विक्स डायलेट नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस केस में सीजर भी करना पड़ सकता है। नॉर्मली अब पेन के इंजेक्शन भी आते हैं तो डॉक्टर नॉर्मली पेन के इंजेक्शन दे देगा जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी द प्लेसेंटा एंड अदर फिटल मेम्ब्रेन्स आर एक्सपल्ड कॉल्ड आफ्टर बर्थ। ठीक है, मतलब प्लेसेंटा वगैरह को निकाल दिया जाएगा और ये क्या है, आपका कंप्लीट पार्चुएशन है। अब बात करें हम लैक्टेशन की, किसकी, लैक्टेशन। अब भैया बेबी भी बाहर आ चुका है ना, अभी तक पेट में जब तक था, मम्मी के यूट्रस में था, उस केस में तो प्लेसेंटा ने जिम्मेदारी निभाई थी अच्छे से, अपनी खाना पीना सब कुछ दिया था। अब भैया बच्चा बाहर आ चुका है, क्या आ चुका है, बच्चा बाहर आ चुका है। अब इस बच्चे को ग्रोथ के लिए क्या फीडिंग करानी पड़ेगी, खाना पीना देना पड़ेगा, नरिशमेंट करना पड़ेगा। सो लैक्टेशन क्या है, लैक्टेशन इज द प्रोसेस जिसमें फुल्ली फॉर्म्ड एम्ब्रियो बेबी को, जो कि बर्थ जिसका हो चुका है, उसे नरिशमेंट देना पड़ेगा, किससे, ब्रेस्ट फीडिंग की हेल्प से। ठीक है, सो लैक्टेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो को बेबी को क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है, मिल्क का फॉर्मेशन कराना है। तो नॉर्मली मिल्क फॉर्मेशन किसकी हेल्प से होगा, ये हम देख लेते हैं, तो बताइए। ये रहा, ये आपको नोट करना है। अरे ये तो हट गया। हाँ जी, क्या बात कर रहे हैं हम, लैक्टेशन की बात कर रहे हैं। तो लैक्टेशन क्या है, बेसिकली लैक्टेशन इज द प्रोसेस जिसमें मदर क्या करेगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी, क्या कराएगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी फुल्ली फॉर्म्ड बेबी को, जिसका क्या हो चुका है, बर्थ हो चुका है। ठीक है, तो अब भाई फीडिंग कराने के लिए मिल्क का बनना जरूरी है, तो ब्रेस्ट में मिल्क का फॉर्मेशन होगा, है ना। हाँ जी, ये देखिए ये आ गया क्या आपका, मिल्क फॉर्मेशन होगा, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर दोनों ही पिट्यूटरी स्टिमुलेट करेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, मिल्क फॉर्मेशन होगा और मिल्क को इजेक्ट कराना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीटोसिन, किसकी हेल्प से, ऑक्सीटोसिन, और बनाएगा मिल्क कौन, लैक्टेशन, याद रखना है। मिल्क फॉर्मेशन करेगा लैक्टेशन से होगा, लैक्टोजन से होगा, एंड ऑक्सीटोसिन उसे बाहर निकालने का काम करेगी। चलिए, so lactation is the process of secretion of release of milk from the mammary gland। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क के फॉर्मेशन को करके इससे बाहर निकालने की जो प्रोसेस है हम क्या बोल रहे हैं, लैक्टेशन बोल रहे हैं। ये कब होगा, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म के बाद होगा, पहले नहीं होने लगेगा। ठीक है, आफ्टर द बेबी इज बोर्न, जब बच्चे का जन्म हो चुका है, द मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क, मेमोरी ग्लैंड क्या कर देंगे, मिल्क को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देंगे, टू फीड द न्यू बॉर्न, बच्चे को, जो नया बच्चा जन्म लिया है उसको फीड कराने के लिए। ठीक है, मिल्क प्रोवाइड्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी टू द बेबी।
जब देखिए पार्चुएशन होगा, डिलीवरी होगी, उस कंडीशन में, उस केस में 1 से 2 दिन या कभी कभी 3 डेज भी क्या होगा, मदर जो मिल्क बनाएगी वो येलोइश कलर का होगा, येलोइश कलर का होगा, गाढ़ा थिक। आपने देखा होगा कोई भी महिला जिसकी डिलीवरी होती है फर्स्ट डे सेकेंड डे में, उसका जो मिल्क फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, येलोइश कलर का होगा, थोड़ा थिक होगा, गाढ़ा होगा, जो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा वेपर के उसमें, ठीक है, जैसे बाहर आएगा तो वो क्या होता है, उसे हम बोलते हैं कोलेस्ट्रम। कोलेस्ट्रम जिसमें क्या होता है, हाईली एंटीबॉडीज होती हैं, क्या होती हैं, एंटीबॉडीज होती है, मतलब ये मिल्क वो है जिस जो बच्चे को बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोवाइड करता है, तो ये मिल्क वेस्ट नहीं करना होता है, तो बच्चे को पहुंचाना है बच्चे तक, ठीक है। चलिए, हाँ जी, न्यूट्रिएंट्स, एंटीबॉडीज एंड इम्यूनिटी डेवलप करेगा, ओके। लैक्टेशन इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन क्या करेगा, मिल्क को बनाएगा, मिल्क फॉर्मेशन करेगा, याद रखेंगे, मिल्क फॉर्मेशन क्या कौन करेगा, प्रोलैक्टिन। एंड ऑक्सीटोसिन उसे इजेक्ट करने में हेल्प करेगा, इजेक्शन में हेल्प करेगा, मतलब बनने के बाद उसे बाहर निकालना पड़ेगा ना, तब तो बच्चा पी पाएगा, उसे ले सकता है, तो ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, उसे बाहर निकालने का काम करेगा। ऑक्सीटोसिन इज ऑलराउंडर, याद रखेंगे, कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है, पार्चुएशन में हेल्प कर रहा है, लैक्टेशन में हेल्प कर रहा है, और ऑल्सो लव हार्मोन्स भी इसे बोलते हैं। जब आप किसी को लाइक करते हैं तो आपकी बॉडी में क्या बनता है, ऑक्सीटोसिन बनता है। चलिए, प्रोलैक्टिन क्या करेगा, फॉर्मेशन द एंटीरियर पिट्यूटरी, जो क्या करेगा, मिल्क का फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन द मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करेगा। जबकि ऑक्सीटोसिन फॉर्म द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, याद रखेंगे, प्रोलैक्टिन इंटीरियर पिट्यूटरी से बन रहा है और ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कॉज द मिल्क इजेक्शन रिलैक्स, ठीक है, मिल्क को इजेक्ट करने में हेल्प करेगा। वाई contracting the muscles around the milk producing cells, okay, so ये क्या हो गया, आपका लैक्टेशन हो गया है। हाँ जी, अब इम्पोर्टेंस ऑफ लैक्टेशन देख लेते हैं हम, लैक्टेशन क्यों जरूरी है भाई। आजकल की माएँ नहीं कराती हैं लैक्टेशन, आजकल की मतलब ऑलमोस्ट नहीं कराती हैं, अभी चल रहा है आजकल कुछ। हाँ जी, लैक्टेशन का इंपॉर्टेंट पता होना बहुत जरूरी है। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द न्यूबॉर्न, ठीक है, न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है बच्चे को। न्यूट्रिशन किससे मिलेगा, लैक्टेशन कराने, तो लैक्टेशन कराना बहुत जरूरी है। दूसरा, हेल्प बिल्ड द बेबी इम्यून सिस्टम, एम्ब्रियो जो नया बॉर्न बेबी है उसका इम्यून सिस्टम डेवलप भी यहीं से होगा, तो उसको फीडिंग कराना मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी मदर इस केस में फीडिंग कराना बंद कर देती हैं, फीडिंग नहीं कराती किसी भी कारण से, तो याद रखें वो उनके बच्चे को आगे चल के समस्याएं हो सकती है, उनका इम्यूनिटी वीक होगा, है ना, तो वो जल्दी किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। तो इन सब चीजों से बचाने के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा इन चीजों में, है ना। सो लैक्टेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड चाइल्ड, ठीक है, मतलब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लैक्टेशन क्या करता है, मदर और चाइल्ड के बॉन्ड को मजबूत करता है, ठीक है। तो ये भाई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब फर्स्ट बोल सकते हैं अटैचमेंट होता है लैक्टेशन की हेल्प से। एक बच्चा सबसे ज्यादा किसको प्यार करता है, अपनी मम्मी को करता है ना, पापा को तो करता ही है, लेकिन मम्मी को सबसे ज्यादा करता है, वो अपनी हर बात शेयर करता है, उसके बिना नहीं रह सकता। आप खुद सोचिए, पापा चले जाते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, सुबह से शाम तक, फिर शाम को मिलते हैं, तो बच्चा रोता है, लेकिन मम्मी अगर ऑफिस चले जाए तो बच्चा तो पहाड़ उठा लेगा सर पे, है ना, क्यों, तो सबसे ज्यादा प्यार करता है ना, अटैच है वो मदर से। वाई, क्योंकि वो लैक्टेशन की वजह से बॉन्ड मजबूत होते हैं बच्चे के और मदर के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंस है लैक्टेशन के, आपको याद रखना है। तो जो भी अभी मम्मी बनने वाली है, न्यू बॉर्न बेबी की माँ बनने वाली है, बन चुकी हैं, वो याद रखें लैक्टेशन के इंपॉर्टेंस को। तो थैंक यू, हमारा लेक्चर यहाँ समाप्त हो चुका है ना। मे बी आई होप तो आपको सभी चीजें समझ में आई होंगी। देख लेते हैं हम कोई भी चीज हमारी मिस तो नहीं हो गई है। हाँ जी, ये क्या था, हमारा कंटेंट था, इनमें हम सारी चीज ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्या कंटेंट में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एंड एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया एंड कुछ एक्सेसरी हॉर्मोन्स थे, है ना। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या आ रहा था, आपका टेस्टिस, जिसके अंदर क्या स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, किसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कि पूरी कवर्ड है, किसके अंदर, कंपार्टमेंट्स के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और जो कि पूरा कवर है स्क्रॉटम के अंदर, वही क्या है, टेस्टिस है, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर फर्स्ट देखें आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, सेकेंड में आपको मिलेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल के बाद, है ना। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था जिसका नाम था ओवरी, पेयर ऑफ ओवरी,
एंड फिर क्या था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में, फेलोपियन ट्यूब, फैमरी और यूट्रस, सर्वेक्स, वजाइना एक्सेट्रा, ठीक है। हार्मोन्स थे, एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया था, ओके। फिर गैमेटोजेनेसिस को डिस्कस किया, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मतलब स्पर्म एंड एग फॉर्मेशन को डिस्कस किया था हमने, है ना। फिर उसके बाद हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस किया, फर्टिलाइजेशन हमने किया, इम्प्लांटेशन ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं अभी, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट भी हम कर चुके हैं। प्रेगनेंसी का पूरा इंटरवल कितना है, 280 डेज का है, 9 मंथ का है, एंड उसी के अंदर क्या हो रहा है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें 3 ट्राइमेस्टर है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द क्रूशियल, मतलब इसमें क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट सभी ऑर्गन डेवलप हो चुके हैं। पार्चुएशन मतलब कंप्लीट फुली फॉर्म्ड बेबी को बाहर निकालने की प्रोसेस है। एंड लैक्टेशन, जब वो जन्म ले लेगा तो उसको भाई आपको नरिश तो करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे लास्ट चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो पता होना चाहिए, है ना। नहीं पता होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। चलिए समाप्त करते हैं आज का लेक्चर, तो थैंक यू।